करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का संपादन जिस समूह के ऊपर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समष्टि कहते हैं। समष्टि के द्वारा एक क्रियात्मक शोध का संपादन किया जाता है किसी समूह में। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, औसत बुद्धि स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि कितना होता है? जो औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होता है 90 से 110 के बीच होता है। 90 से 110, इसे भी सामान्य बालक भी कहते हैं। जो 90 से 110 के बीच होते हैं उन्हें औसत बुद्धि या सामान्य बालक भी कहते हैं। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में किसका प्रयोग नहीं होता है? किन प्रश्नों के का प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें आप देख ही सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का प्रयोग तो होता ही, अतिलोकोत्तरी का भी होता है, वाक्य पूर्ति जो वाक्य दे दिया जाता है उसको बीच में खाली छोड़ दिया जाता है तो उसको बच्चे पूरा करते हैं तो ये भी होता है। लेकिन आत्मनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ये आपका नहीं होता है जो विद्यालय स्तर पे बच्चे होते हैं प्राथमिक विद्यालय में। सब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन होगा आपको 1 से 5 स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको ध्यान में लेकर ही क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चंस को ध्यान से रख के करना है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और हर एक क्वेश्चन को टच करिएगा आप एग्जाम में तो आप सफलता जरूर पाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का श्रेय जाता है, यानी किस क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का श्रेय किसे जाता है, किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो ये होता है, तो इन्होंने एस कोरे ने जो है शैक्षणिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध को किया था, एस कोरे ने। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य परिकल्पना किससे संबंधित है? सूर्य परिकल्पना जो होती है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो निर्देश रहित परिकल्पना होती है, ये निर्देशित परिकल्पना नहीं होती है, ये निर्देश रहित परिकल्पना, इसमें कोई भी निर्देश नहीं होता है। सूर्य परिकल्पना यानी कोई भी हम परिकल्पना करते हैं उसका परिणाम क्या आता है? 0 आ जाता है, शून्य आ जाता है, उसे ही शून्य परिकल्पना कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्रियात्मक शोध है। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्या होता है? केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन जो होता है हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों करते हैं मूल्यांकन को। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या होता है? समस्या की पहचान करना ही क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण होता है। तो दोस्तों मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने सच में डीएलएड 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छे से फेस करना चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये क्वेश्चन का कमेंट नीचे जरूर दीजिएगा कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार 2017 बैच में पूछा जा चुका है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना जरूर दीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है इसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, न्यायादर्श का संबंध किससे है? न्यायादर्श का संबंध किससे है? न्यायादर्श का संबंध जो होता है वो क्रियात्मक शोध से होता है। फ्रेंड्स क्रियात्मक शोध का जो पेपर होता है क्रियात्मक शोध का, उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको क्रियात्मक शोध से रिलेटेड है, मूल्यांकन से रिलेटेड होता है तो वो आपका आंसर हो जाता है। तो न्यायादर्श जो होता है वो क्रियात्मक शोध से संबंधित होता है। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है आपको बताना है। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ होता है नमूना या सैंपल जो लेते हैं या नमूना लेते हैं उसे ही हम न्यायादर्श कहते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन उपयुक्त सभी। तो संज्ञानात्मक पक्ष में आता है आपका ज्ञान, बोध, अवबोध, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन। ये 6 चीज़ें आती है संज्ञानात्मक पक्ष में। तो ये आपका 4 आ जाता है, इसमें उपयुक्त सही हो जाएगा। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से या सभी। तो इस भावात्मक पक्ष में ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, रुचियाँ भी आती है, संवेग भी आते हैं। बच्चे का संवेग आ जाता है, जैसे वो कैसे हंसता है, कैसे रोता है, ये सब सारी चीज़ें उनके क्रोध, गुस्सा, ये संवेग में आ जाते हैं। उसकी मनोवृत्तियाँ क्या है, ये सभी चीज़ें आपके भावात्मक पक्ष में आ जाते हैं। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष में के कितने स्तर होते हैं? क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो इसके 6 स्तर होते हैं।
क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। दोस्तों मैं एक बार आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे लाइक का बटन होगा, उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है। वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। वैधता में क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई उद्देश्य के लिए कोई परीक्षण किया जाता है और वह उद्देश्य सफल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। और उसमें कितनी विश्वसनीयता है, वो कितना वैध है, वो क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाता है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वो क्या कहलाता है? अगर कोई परीक्षण है वो बार बार परिणाम एक ही जैसा देता है तो क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाता है। मैंने ऊपर बता दिया है कि अगर वो वैधता से ही कोरिलेट करके अगर बार बार एक ही परिणाम दे दे तो वो क्या कहलाता है? विश्वसनीयता कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या थे? उत्तम परीक्षण में आपका ये सभी चीज़ें आ जाती हैं तो इसका द हो जाता है। वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता, व्यापकता, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती है उत्तम परीक्षण में। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के जो है 3 पक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 100 इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन के 3 पक्ष क्या होते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष, ये 3 चीज़ें होती है। शोध कितने प्रकार का होता है? शोध 1, 2, 3 और 4, तो ये शोध जो होता है 3 प्रकार का होता है। मूल्यांकन पक्ष है, मूल्यांकन पक्ष क्या है ये आपको बताना है। मूल्यांकन का पक्ष होता है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये 3 हो तो सभी हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। मैंने ऊपर बता दिया है कि कितने पक्ष होते हैं तो ये ऊपर बता ही दिया गया। मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। 24 नंबर आप देख लीजिए कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या होते हैं? ब्लूप्रिंट, रेड प्रिंट, दोनों या कोई नहीं। तो जो ब्लू प्रिंट के द्वारा ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार, अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न या उपयुक्त सभी। तो जो मूल्यांकन किया जाता है इसमें सभी प्रश्न को हम लोग ले सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न को भी लिया जाता है, लघुत्तरी को, बहुविकल्पी को और दीर्घोत्तरी को। तो ये आपका 2 सही हो जाएगा। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि अनुभूत समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समस्या समाधान क्या कहलाता है? वो क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्रियात्मक शोध ही अनुभूत समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से जो समाधान होता है वो क्रियात्मक शोध में होता है। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? इसके 6 चरण होते हैं। आपको नहीं, क्रियात्मक 7 चरण होते हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? किसी में 6 भी दिया है, किसी में 7 भी दिया है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, 7 ही होते हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? 7 चरण होते हैं। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? परिकल्पना जो है 7 प्रकार की परिकल्पना भी होती है। निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? निर्देशित परिकल्पना 2 प्रकार की होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक पे कहीं भी शेयर जरूर करिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है। परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो पूर्व चिंतन, जो हम लोग जब कोई क्वेश्चन को करते हैं उससे पहले अगर कोई चिंतन होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग चिंतन करते हैं कोई क्वेश्चन है, उससे पहले हम लोग चिंतन करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका आंसर ये होगा। तो ये जो पूर्व में चिंतन होता है वही क्या कहलाता है? आपका परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध के चरण पद्धत विश्लेषण में कितनी स्थितियां होती हैं ये आपको बताना है। तो इसमें 2 स्थितियां होती हैं, इसमें 2 स्थितियां होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर है वो क्या कहलाता है? आपका परिकल्पना कहलाता है। नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन ही नवाचार हो कहलाता है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? न्यायादर्श कहलाता है। जो भी क्रियात्मक शोध है उसमें एक छोटा सा भाग अगर आपको लेना है, अगर क्रियात्मक शोध ये है, इसमें एक छोटा सा भाग लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? यही आपका न्यायादर्श कहलाएगा। छोटा सा भाग कहीं भी लेते हैं वो न्यायादर्श कहलाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है आपको बताना है। समस्या की पहचान करना, समस्याओं को निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण में सुधार, तो ये सभी आप लोग समझते हैं मूल्यांकन में ये सभी चीज़ें होती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की विशेषता है। सतत चलने वाली प्रक्रिया, गुणों का मापन,
शिक्षण प्रयुक्त गतिशील बनाती है और तो ये 10 ही होगा। दोस्तों मैं एक आपको ट्रिक बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और किसी क्वेश्चन में उपयुक्त सभी हैं और आपको ऊपर से एक या दो क्वेश्चन जो एक या दो ऑप्शन अगर आपको सही लगते हैं तो आप उपयुक्त सभी को तुरंत मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए हैं। इसमें H का मतलब क्या होता है? H का मतलब आपको बताना है कि H का मतलब क्या होता है। ये 2017 बैच में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसको बताना है। तो इसमें होता है हेड, हार्ट एंड हैंड। ये आपका हेड सिर, आपका दिल और हाथ, ये H का मतलब होता है। 3H का मतलब होता है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम है, तो इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम आपका बताना है। तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें होती है इसमें, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा से अभी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो होता है थॉर्नडाइक का है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वह मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र के यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। यह कथन किसका है? आपको बताना है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। यह कथन किसका है? आपको बताना है। तो यह कथन क्रॉनबैक का है। मापन होता है, मापन क्या होता है? गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, तीनों। तो ये आपका जो मापन होता है ये आपका मात्रात्मक होता है। मापन जो होता है मात्रात्मक होता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन आप लोग कहाँ करते हैं ये आपको बताना है। तो सतत मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन और दक्षता आधारित मूल्यांकन। तो इसमें आपका व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन जो होता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा ही हम कर सकते हैं। इसमें 59 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस क्षेत्र से है। ये यूपी टेट में आपका पूछा जा चुका है। यूपी टेट का गोल्डन क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। जो ज्ञान बोध अनुप्रयोग ये सब होता है ये आपका किस पक्ष के अंतर्गत आता है? तो ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? यानी ये पूछ रहा है कि किस मूल्यांकन में हम प्रयोग करते हैं, या प्रायोगिक यानी जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो किस मूल्यांकन में होता है। तो ये आपका विज्ञान, भूगोल और कृषि, इन तीनों चीज़ों में होती है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की क्या विशेषता नहीं है आपको बताना है कि वैधता, वस्तुनिष्ठता तथा विश्वसनीयता या कठोरता। तो इसमें जो उत्तम परीक्षण होता है उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए। इसका द आंसर हो जाएगा, ये विशेषता इसकी नहीं होती है। छात्रों की रुचियों, संवेग एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। छात्रों की रुचियों, संवेग एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन कहलाता है। ये आपको बताना है क्या कहलाता है। तो ये भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन है। ये आप जानते हैं कि भाव क्या होता है, जिसके संवेग यानी भय, क्रोध, ये सब सारी चीज़ें आती है, ये वहीं तो भावात्मक पक्ष कहलाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उसे दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। तो इसको आप लोग बताना है, इसका क्या कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। छात्रों की त्रुटियों का अगर पता चल जाए और उसे दूर करने के लिए हम लोग उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, और उसको पता लगाने के लिए हम लोग निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अगर कोई त्रुटि है उसको पता करना है तो निदानात्मक परीक्षण, और उसको पता चल गया और उसको उपचार करना है तो उपचारात्मक शिक्षण, दूर करना है तो। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर, यह कथन किसका है? रॉस का है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किसने कहा है? स्टीफन एंड कोरे ने।
शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो पक्ष होते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 4 प्रश्न होते हैं। जैसे आपको बहुविकल्पी हो गया, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, किस में किया जाता है ये आपको बताना है। आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या दक्षता मूल्यांकन में। तो जो छात्रों का प्रारंभिक ज्ञान का जो परीक्षण किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है वो मौखिक मूल्यांकन में किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कोठारी आयोग का है, यूजीसी का, एनसीईआरटी का है। तो ये आपको बताना है। तो ये एनसीईआरटी का बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से किसका संबंध होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये समझ का। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स इतना कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी जो भी वीडियो डीएलएड से संबंधित आएगी आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से किसका होता है? तो रुचियों का। तथ्यों का तो होता ही नहीं है, सूचनाओं का होता नहीं है। तो ये रुचियों का जो मूल्यांकन होता है वो भावात्मक पक्ष से होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं ये आपको बताना है। तो मुख्यतः 4 प्रक्रियाएं होती हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। क्या प्रयोग तैयार किया जाता है? तो अवलोकन का प्रयोग तैयार किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है? तो यह नियंत्रण द्वारा नहीं, मापन द्वारा ही आप पता कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? समस्या हमारी और समाधान भी हमारा इसका मूल आधार है। देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रियात्मक शोध की विशेषताएं होती है। क्रियात्मक शोध की क्या विशेषता होती है ये आपको बताना है। तो क्रियात्मक शोध की जो विशेषता होती है, समय अधिक लगता है इसमें। क्रियात्मक शोध में समय अधिक लगता है। क्रियात्मक शोध के संपादन कितने चरणों में किया जाता है? तो क्रियात्मक शोध का संपादन जो है 8 चरणों में किया जाता है। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। किस जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये परिव्यक्ति के जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। क्रियात्मक शोध से किस समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है ये आपको बताना है। क्रियात्मक शोध में समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे समष्टि कहते हैं। उसे समष्टि कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रियात्मक शोध का उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत प्रत्यक्षण नहीं आता है। बालक के ऐसी पुस्तक है जिसे अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है राश का है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन होता है। तो ये आपको बताना है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन होता है। किसका मूल्यांकन किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये व्यक्ति के सभी पक्षों का, ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक, तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष से संबंध है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, इन सभी चीज़ों से आपका इसका संबंध होता है। सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन क्या कहलाता है? जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाए, मध्य में किया जाता है तथा नित्य प्रतिदिन किया जाता है। ये सभी चीज़ों का जो मूल्यांकन करता है वही सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। ये केवल मौखिक मूल्यांकन वाले ही प्रश्न होते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या होता है? उत्तम परीक्षण में आपका वैधता, विश्वसनीयता तथा विश्वसनीयता तीनों होता है। तो ये उत्तम परीक्षण होता है। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन में
किया जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है आपको बताना है। तो बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। भावात्मक पक्ष कहलाता है भावात्मक पक्ष क्या कहलाता है? रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, संवेग से संबंधित मूल्यांकन, मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी भावात्मक पक्ष होता है जो रुचि, संवेग तथा मनोवृत्ति इन तीनों का मूल्यांकन करे, वही भावात्मक पक्ष कहलाता है। ब्लूप्रिंट का संबंध है, प्रश्न पत्र तैयार करने से ब्लूप्रिंट का संबंध होता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? बच्चों की त्रुटियों को दूर करना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो निदानात्मक परीक्षण होता है, यानी बच्चों की त्रुटियों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण, और उसको दूर करना, तो उसकी त्रुटियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। राष्ट्र का कथन क्या है? राष्ट्र का कथन आपको बताना है कि बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतर स्तर है, मध्यतम स्तर है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्र ने कहा है कि जो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्रों तथा MBBS सभी को। स्टीफन एन कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है? तो ये आपको बताना है क्रियात्मक शोध का किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसके पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, निर्णय कहलाता है। यह कथन क्या है? मूल्यांकन का होता है। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है ये आपको बताना है। तो क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं स्टीफन एन कोरे हैं। स्टीफन एन कोरे ही क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रारंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये 2009 में जब आया था आपका RTE, उसी में हुआ था। सीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया। 60 अंक प्राप्त करना उसका क्या कहलाता है? उसका सीता ने, तो उसका क्या कहलाएगा? उसका मापन कहलाएगा। यानी अगर कोई भी परीक्षा में अंक प्राप्त किया जाता है और उसको अंकों में लिख दिया जाता है 60, 70, 5, 6, उसको अंकों में अगर परिभाषित कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका मूल्यांकन कहलाता है, मापन कहलाता है। ब्लूम टेक्सोनोमी विकसित हुई। ब्लूम टेक्सोनोमी कब विकसित हुई थी ये आपको बताना है। तो ये 1956 में प्रोफेसर स्टीफन एन कोरे की पुस्तक है। प्रोफेसर स्टीफन एन कोरे की पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है। तो इम्प्रूव स्कूल एंड प्रोसेस। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं, ये आपको बताना है। तो उदाहरण पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो ये पाठ्यक्रम की व्यापकता वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या हमारी या हल भी हमारा, या जो समस्या हमारी और समाधान भी हमारा, ये 3 चीज़ें होती हैं, ये क्रियात्मक शोध के चरण होती हैं। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। शैक्षिक मूल्यांकन का कौन सा अंग है ये आपको बताना है। तो अधिगम का अनुभव। परिकल्पना होती है। परिकल्पना क्या होती है ये आपको बताना है। तो समस्या का पूर्ण अनुमान लगाना ही परिकल्पना होती है। मापन का सामान्य सिद्धांत कहलाता है। मापन का सामान्य सिद्धांत क्या कहलाता है आपको बताना है गणित से। और मापन की निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को केवल अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? यह कथन आपका स्टीवेंसन का है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग है। शैक्षिक उद्देश्य के कितने अंग है ये आपको बताना है। शैक्षिक उद्देश्य के कितने अंग है। तो शैक्षिक उद्देश्य के जो है बालक, समाज तथा विषय वस्तु, यानी आप कह सकते हैं बालक, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक, ये सभी क्या होते हैं? समाज के शैक्षिक उद्देश्य के अंग होते हैं, यानी उपयुक्त सभी। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। बालक के विभिन्न कौशलों का विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो क्रियात्मक, भावात्मक तथा आपका ज्ञानात्मक, ये सभी होते हैं। बौद्धिक योग्यता में बोध
का अंग नहीं है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, आपको बताना है, तो ये अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सारा बहुविकल्पी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का देखेंगे, और अति लघु उत्तरीय के बाद वहीं पे ही हम लोग तुरंत लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट, घंटे के निशान को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट से वीडियो लेकर आए हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को दबा के आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।